पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मराठों के बारे में। मराठा किस तरह से बहुत पावरफुल एक एम्पायर था, पेशवा उसके हेड थे और किस तरह से उसने कंट्रोल करके रखा था और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने किस तरह से अपनी चालबाजी के द्वारा मराठा एम्पायर को छीन लिया था। अब इधर हमने देखा कि मराठा उसके कब्जे में था, मैसूर उसने हड़प लिया था, हैदराबाद का निजाम को भी उसने हड़प लिया था। अब इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा उसके कब्जे में था ही। अब इनका नजर था सिंध पर और पंजाब पर। ठीक है, ये सिंध और पंजाब, ये दोनों को वो जीतना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, ताकि ये अंग्रेजों के हिसाब से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ये जो रास्ता था, इससे विदेशी आक्रमणकारी आ सकते थे, जैसे फ्रांसीसी आ सकते थे या रशियन लोग आ सकते थे, और इसीलिए वो इस पर कब्जा करना चाहते थे ताकि विदेशी जो आक्रमणकारी है उसके जो एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर, उस पर वो कब्जा ना कर सके। इसीलिए वो काफी इंटरेस्टेड था सिंध पर, सिंध को अपने राज्य में मिलाने के। तो ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान ही वो रास्ता था जिस रास्ते से विदेशी इंडिया में प्रवेश कर सकते थे स्थल मार्ग से। और फ्रांसीसी और रशियन पे उसको भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि वो कभी भी अटैक कर देंगे, उनके पास बहुत बड़ी सेना है और फिर वो उसका सामना नहीं कर सकेंगे। अगर अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तो वो उसको वहीं रोक सकेगा। तो ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर वो कंट्रोल करना चाहता था। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा, ये सिंध के बारे में थोड़ा पहले बता देते हैं कि सिंध का बैकग्राउंड क्या है। 1630 ईस्वी में मुगल एम्पायर से ट्रेड करने की अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाई थी मुगल बादशाह से, शाही फरमान के द्वारा। उसके बाद वो ट्रेड करते रहे। 18वीं सदी में वहाँ जो सिंध पर कैलोरा चीफ का शासन हुआ करता था। फिर 1758 में इंग्लिश फैक्ट्री वाज बिल्ट तथा एक जगह वहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री खोला गया बाय द परमिशन ऑफ प्रिंस ऑफ गुलाम शाह। कैलोरा डायनेस्टी का जो प्रिंस था गुलाम शाह, उसके परमिशन से उसने फैक्ट्री बिल्ड किया और इस तरह से वो वहां पे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। 1809 ईस्वी में उसने एक ट्रीटी किया, किसके साथ? जो उस समय सिंध में जो शासन कर रहे थे अमीर, जिसको अमीर कहा जाता था, उनके साथ अंग्रेजों ने एक ट्रीटी किया। और उसमें ट्रीटी में अमीर जो लोग थे, अमीर जो शासक थे सिंध के, उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने सिंध प्रांत से फ्रांसीसियों को जाने का रास्ता नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी से ज्यादा इसको खतरा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसने संधि किया किससे? सिंध के शासक अमीर से, कि वो इस रास्ते का उपयोग फ्रांसीसी को जाने के लिए नहीं करने देंगे। संधि हो गया। फिर 1833 में एक दूसरी संधि हुई जिसमें कि सिंध के जो अमीर थे उसने प्रॉमिस करवाया अंग्रेजों से कि वो अफगानिस्तान पे जब अटैक करेगा तो इस सिंध से होकर उसकी आर्म फोर्सेस नहीं जाएंगी। ठीक है, समझना गौर से। अनदर ट्रीटी 1833 में हुआ। इसमें ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि वो नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म थ्रू सिंध के रास्ते से हथियार या उसका सेना, हथियारबंद सेना नहीं जाएगा इस रास्ते का उपयोग करके, क्योंकि सिंध के जो अमीर थे वो अफगानिस्तान के अमीर से मित्रता थी उनकी, और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से की वजह से उसकी मित्रता खतरे में पड़े। लेकिन अंग्रेजों ने अपना जो प्रॉमिस किया था उसको वायलेट किया
और इन 1839 में जब फर्स्ट अफगान वार हुआ तो उसने सिंध का उपयोग किया हथियार वगैरह ले जाने में, आर्म फोर्सेस उधर से ले जाने में। इससे काफी नाराज हो गए थे अमीर लोग, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा थी कि किसी भी तरह से सिंध को जीतना, सिंध को अपने राज्य में मिलाना है। तो उसने जो अमीर लोग थे, जो शासक थे, उस पर आरोप लगाया कि आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और इसीलिए इसी बात का बहाना बनाकर उसने उसके साथ युद्ध करके, अमीरों के साथ युद्ध करके सिंध को अल्टीमेटली छीन ही लिया। और ये छीनने का काम किया सर चार्ल्स नेपियर ने इन 1843 में, और इस तरह से इसने सिंध पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब बारी थी पंजाब की। ठीक है, तो पंजाब में देखते हैं कि क्या हुआ। पंजाब में पहले मिसल हुआ करते थे, जैसे कि बहुत सारा गांव, बहुत सारा पंचायत को मिला के एक मिसल बनाया जाता था, और उस मिसल का एक शासक होते थे, रूलर, और सारे मिसल का कोई एक हेड होता था। तो उस समय एक मिसल था, सकरचकिया नाम का एक मिसल था, जो सारे मिसल का लगभग हेड था। उसी सकरचकिया मिसल में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, और रंजीत सिंह के समय में जो पंजाब था वो काफी फ्लरिश कर रहा था, उसका जो टेरिटरी है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा था। ब्रिटिश पंजाब के तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते थे, क्योंकि उसको डर था कि जो उसकी जो ताकत है, मजबूती है, उसमें बहुत एकता है। उस समय 13 मिसलें थी, यानी कि 13 राज्य था पंजाब में, उस तरह का 13 राजा थे वहां के, और उन सब राजा का हेड था रंजीत सिंह। और उनका ताकत को देखकर अंग्रेजों ने कभी हिम्मत नहीं किया कि वो पंजाब की तरफ देखेंगे, लेकिन उनकी तो मंशा थी, ताक लगाया था कि कब वहां की स्थिति थोड़ा बिगड़े और इसको अंग्रेजों को मौका मिले। जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहा, अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हुआ कि वो पंजाब की तरफ जाए। लेकिन रंजीत सिंह के मरने के बाद जब 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, हाँ एक बात और, रंजीत सिंह से अंग्रेजों ने एक संधि की थी, पोलाइटली एक संधि किया था कि एक रिवर सतलज है उसमें, कि रिवर सतलज के आगे पंजाब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पंजाब जो एक्सटेंड कर रहा था ना, तो अंग्रेजों को डर था कि अगर ब्रिटिश एम्पायर के तरफ ये अटैक कर देगा रंजीत सिंह, तो अंग्रेजों का साख जो है, इज्जत है, वो धूल में मिल जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक संधि की थी रंजीत सिंह के साथ 1809 में कि आप जो है सतलज के ईस्ट नहीं बढ़ेंगे, और इसने मान भी लिया था, रंजीत सिंह ने प्रॉमिस किया था, ठीक है हम सतलज के उस पूरब नहीं जाएंगे। रंजीत सिंह के मरने के बाद 1839 में जब वो मर गए, वह मार्क्ड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी, जैसा कि हमारे यहाँ का हमेशा का प्रॉब्लम रहा कि एक ताकतवर राजा का अंत हुआ तो उसके बाद उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगता था। उसके 2-3 बेटे थे, 4 बेटे थे लगभग दिलीप सिंह के, सब कुछ समय के लिए राजा बने, और लास्ट में सबसे छोटा बेटा जो था दिलीप सिंह, रंजीत सिंह का, वो गद्दी पर बैठा। वो बहुत छोटा होने के कारण उसकी जो माँ थी, यानी कि जो रानी थी, दिलीप सिंह की माँ रानी जिंदल, वो एक रीजेंट के रूप में, संरक्षक के रूप में वहां पे पंजाब पे शासन कर रही थी, क्योंकि वो दिलीप सिंह जो था वो माइनर था। ये बात है 1843 की। और दिलीप सिंह के समय में ही जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, अंग्रेज और सिख का वार हुआ, कारण ये था कि अंग्रेज सिख की जो सेना थी वो सतलज का जो बॉर्डर तय किया गया था संधि में, उसको क्रॉस करके लाहौर को जीतना चाहते थे।
लाहौर पर कब्जा करना चाहते थे। किसका? सिख आर्मी। ब्रिटिश ने युद्ध किया उसके साथ, क्योंकि वो संधि को वायलेट कर रहा था, तो उसके लिए युद्ध हुआ और इसमें सिखों की हार हो गई और एक ट्रीटी हुआ लाहौर में एक ट्रीटी हो गया, जिसमें कि दिलीप सिंह को राजा रहने दिया गया, उसकी मां को संरक्षक रहने दिया गया। फिर भी ब्रिटिश सिख ने युद्ध हारा था, तो उसको पनिशमेंट भी मिलना था। तो सिख को क्या देना पड़ा? एक बहुत बड़ा अमाउंट वार इंडेमिनिटी के लिए दिया गया, यानी कि युद्ध की का दोषी मानते हुए उससे बहुत बड़ा हर्जाना वसूला गया। एंड गिव अवे पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी, और अपना कुछ पार्ट भी, अपने राज्य का, देश का कुछ पार्ट भी उसे अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया रानी जिंदल पर कि वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करती है ना, और उसको संरक्षक के पद से हटा दिया। उसके हटाते ही जितने भी सिख स्टेट थे उनमें विद्रोह फैल गया, और विद्रोह फैलते ही लॉर्ड जो डलहौजी थे उसने सिख के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, और सिख जो है वो हार गए इस युद्ध में। एंड ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब, और इस तरह से ब्रिटिश ने पंजाब को भी छीन लिया। कब? 1849। दिलीप सिंह was given पेंशन, दिलीप सिंह को पेंशन दिया जाने लगा। अब वो राजा नहीं रहा, एंड सेंट टू इंग्लैंड, और उसे इंग्लैंड भेज दिया। इसी तरह से अंग्रेज ने कश्मीर को भी, सिक्किम का भी कुछ पार्ट्स, और इसी तरह से अवध को भी उसने छीन लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने, जो वहाँ के वजीर अली शाह थे नवाब अवध के, उस पर यह आरोप लगाया कि आपको शासन करने नहीं आता, मिस गवर्नेंस करते हैं, इसलिए आप नवाब नहीं रहेंगे, हम शासन करेंगे, और उसका राज्य लेकर अपने राज्य में मिला लिया था, जिससे कि लॉर्ड डलहौजी की बहुत आलोचना भी हुई थी। स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि जो टॉपिक है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, किस तरह से उसने लगभग पूरे भारत पर एक एक करके उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, सिंध और पंजाब भी उसने कब्जा कर लिया, अवध भी कब्जा कर लिया, अवध जो यहाँ पर था। तो इस तरह से लगभग पूरे भारत पर उसका कंट्रोल हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो वो लास्ट वीडियो होगा, उसमें सारा चीज कंक्लूड कर देंगे। ये काफी लंबा चैप्टर था, इसमें बहुत सारा चीज बताना था, इसलिए ये कई वीडियोस इसके बन गए। ठीक है स्टूडेंट, सारी बातों को आप ध्यान से माइंड में रखना और इसका नोट्स भी बनाते रहना। ये नोट्स देखने के बाद आपको सारा चीज याद आ जाएगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।